देखो अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी शैली, और ये शैली इसलिए मोस्ट है कि इसमें से देखो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है अपने पास में, 24 नंबर की थ्योरी होती है अपनी, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 6 नंबर स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे अपने 100 नंबर का पेपर होता है। तो 24 नंबर की थ्योरी है, इस थ्योरी में से अपने पास क्या है कि राजस्थानी शैली में से सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे बड़े हाईएस्ट क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर के आ जाते हैं, कई बार 3 नंबर तो मान ही लो, हाईएस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन राजस्थानी शैली में से लेते हैं, कई बार 2.5 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, और 1/4 के 2 क्वेश्चन क्या करते हैं, छोटे बना देते हैं। तो इस हिसाब से अपने लिए मोस्ट शैली है, क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन है। और ऐसे अपन क्या करते हैं, जैसे इस राजस्थानी शैली में से, दक्षिणी शैली में से, ये जो शैलियां हैं इनमें से पढ़कर, और अगर अपन 6 नंबर तक पहुंच जाते हैं, 6 नंबर तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, जैसे 70 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए, 6 नंबर यहाँ से ले आए आप, 6 नंबर स्कूल से मिल गए, कितने हो गए, 82 तो आ गए आपके, 82 नंबर आ जाते हैं। इस हिसाब से आप पासिंग मार्क में चले जाएंगे। तो इसलिए अपन इस चैप्टर को मोस्ट मान रहे हैं और मोस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। अपन ने इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था सारा, तो बार बार में उसका जिक्र करना गलत है, सबको समझ में आ गया था वो। अपन वापस चलते हैं मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली, और देखो इनके मेवाड़ शैली, ये जो शैलियां अपन पढ़ रहे हैं, इन शैलियों को अच्छे से याद करेंगे आप लोग, अच्छे से। अभी तुरंत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप पूछते जाएंगे, लेकिन तुरंत याद करते जाना। ऐसा सिस्टम मत रखना कि नोट्स आएंगे, पढ़ेंगे घर पे, बाद में पढ़ेंगे, लिख लिए पढ़ लिए उसके बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, तुरंत समझते जाना। और मेरे स्तर से, मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। जैसे मेवाड़ से अपन पढ़ेंगे तो इसका मेन मेन पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो तुरंत याद हो जाना चाहिए यहीं पे। ठीक है, इसमें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई असमंजस है तो वो तुरंत मुझसे आप शेयर करेंगे। ठीक है, देखो मेवाड़ शैली की बात कर रहे थे अपन। मेवाड़ शैली को मेदपाट कहा जाता था, मेवाड़ शैली को मेदपाट कहा जाता था। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मेदपाट, मेवाड़ शैली को मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ मेर या मेव जाति रहती थी, मेव या मेर जाति, मेर तो हो गया ना, मेव, मेर या मेव जाति का निवास था यहाँ, इसलिए इसे मेदपाट कहा जाता था। कालांतर में इसको मेवाड़ कहा जाता था। ठीक है, मेवाड़ को ही उदयपुर कहते हैं, या उदयपुर को ही मेवाड़ कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना उदय सिंह ने की थी, इसकी स्थापना उदय सिंह ने की थी। ठीक है, यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं थी। मेवाड़ शैली को उदयपुर कहते हैं, उदयपुर शैली को मेवाड़ कहते हैं। उदयपुर शैली की स्थापना या उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी। ठीक है, और इसे मेदपाट भी कहा जाता है, मेर या मेव जाति के निवास के कारण इसको मेदपाट कहा जाता है। यहां तक किसी को समस्या नहीं थी। आगे देखो, महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना कर दी थी, ये अपन ने पढ़ लिया था। और इसके बाद में, उदय सिंह के बाद में कौन आए थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इन्होंने क्या किया, 56 की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में 56 की जो पहाड़ियां, उनमें चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और चावंड में राजधानी बनाई थी, तो इसका पुख्ता सबूत होने को मिला 1605 ईस्वी का निसारुद्दीन या नसरुद्दीन, निसारुद्दीन द्वारा रचित रागमाला ग्रंथ यहां से प्राप्त हुआ है। ये बात समझने की है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को। उदयपुर शैली उदय सिंह ने स्थापना की थी। उदय सिंह के बाद में 72 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 के बाद में, 72 में ही ये प्रताप शासक बन गए थे। और
इनके समय में छप्पन की पहाड़ियों में डेरा डाला गया था, छप्पन की पहाड़ियों में निवास किया था इन्होंने ज्यादातर। तो उस समय उन्होंने छप्पन की पहाड़ियों में चावंड को अपनी राजधानी, चावंड एक जगह का नाम है, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और चावंड में ही प्रताप के समय 1605 ईस्वी में निसारदीन, 1605 ईस्वी में रचित निसारदीन रागमाला ग्रंथ प्राप्त हुआ था। निसारदीन द्वारा रचित 1605 में निसारदीन ने चित्रित किया था इसको, और ग्रंथ का नाम था रागमाला। ये याद रखेंगे। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में भी, इसके बारे में, इसलिए चारों चीज बता दी अपने। एक भी कहीं से भी 1/4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकता है कि प्रताप ने छप्पन की पहाड़ियों में किसको अपनी राजधानी बनाया, चावंड को। और निसारदीन द्वारा रचित ग्रंथ रागमाला, रागमाला किसने चित्रित की, निसारदीन ने। रागमाला कब चित्रित की गई, 1605 में। ये सिस्टम आपको याद रखना है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चावंड प्रारंभिक मेवाड़ शैली के प्रमुख कला केंद्र थे। कुंभलगढ़, चित्तौड़, याद रखेंगे। कुंभलगढ़, चित्तौड़ क्या थे, प्रारंभिक कला के क्या थे, केंद्र थे। मतलब इस समय सबसे ज्यादा चित्रकारी होती थी, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा चित्रकारी होती थी इस समय। किस समय, लगभग 15वीं सदी के अंदर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा चित्रकारी होती थी। इसके अलावा उदयपुर और चावंड, उदयपुर और चावंड, देखो कुंभलगढ़ जो था, ये अपन ने बात पढ़ी है, ये बार एक बार पूछा गया था क्वेश्चन 2017-18 का पेपर, पुराने पेपर आप देखेंगे उसमें पता चलेगा कि मेवाड़ के प्रारंभिक कला केंद्रों के नाम लिखिए, मेवाड़ के प्रारंभिक कला केंद्रों के नाम लिखिए। तो उसमें अपने को लिखना है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चावंड मेवाड़ शैली के प्रारंभिक कला केंद्र रहे। यह है कला केंद्र, याद रखेंगे इनको। कॉपी पेन साथ रखा करो, तुरंत लिख भी लिया करो अगर लिख सको तो। कला केंद्र है मेवाड़ शैली के प्रारंभिक कला केंद्र है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चावंड, इनको प्रारंभिक कला केंद्र माना गया है मेवाड़ शैली का, ठीक है। इसके बाद में देखो बात करते हैं अपन मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित निसारदीन कृत रागमाला चित्रमाला महत्वपूर्ण है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया इसको। महाराणा प्रताप की बात की तभी पढ़ लिया। इस महाराणा प्रताप के समय की निसारदीन द्वारा रचित रागमाला 1605 में चित्रित की गई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, इसी क्रम में जगत सिंह के समय का नायक नायिका भेद, इसी क्रम में प्रताप के बाद में जगत सिंह, महाराजा जगत सिंह के समय में नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद से संबंधित चित्र ज्यादा बने। किसके समय में, जगत सिंह के समय में, याद रखेंगे। नायक नायिका भेद से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो महाराणा जगत सिंह के समय बने थे। नायक नायिका किसको कहा जाता था, कृष्ण व राधा को, कृष्ण व राधा को कहा जाता था नायक नायिका। देखो 1640 में महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था, कल पढ़ा था। इनके समय नायक नायिका से भेद से संबंधित ज्यादा चित्र बने थे, और इन्हीं का समय जगत सिंह का ही समय, जगत सिंह का समय स्वर्णकाल था मेवाड़ शैली का। जगत सिंह का समय स्वर्णकाल था मेवाड़ शैली का, याद रखेंगे इसको, मेवाड़ शैली का, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था किसके समय, जगत सिंह के समय, याद रखेंगे। और कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछे मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, एक ही बात याद रखनी, कल अपन ने 2-3 पॉइंट पढ़े थे, 2-3 पॉइंट पढ़े थे, आपको याद होगा। तो वो उसमें क्या था, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बात लिखनी है, स्वर्णकाल किसके समय था, जगत सिंह के समय। कब, 1640 में, बस झंझट खत्म। एक ही बात याद रखनी है, 1640 में महाराणा जगत सिंह का समय जो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था, बस। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि ये मैंने देखे हैं कि पुराने जितने भी पेपर हैं 10-15 साल के पेपर उठा के देखे हैं, बस यही बात पूछी, इसके अलावा स्वर्णकाल कोई सा ही नहीं पूछा, तो अपन फालतू पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है।
नोट्स भी आ जाएंगे सबके पास, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी आप ये लिखते रहो, नोट्स में देरी हो सकती है, लेकिन इनको तो आप पुख्ता इंतजाम है ना आपके पास में, ये तो आप तुरंत याद करते जाओगे। मेन पॉइंट एक बात और याद रखना, मेवाड़ शैली में से नोट्स अपन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको कितनी लेंथी में रूप में लिखना है अपने को, बड़े रूप में लिखना है इसलिए, ठीक है। वरना अगर छोटा क्वेश्चन मेवाड़ शैली में से आता है तो इससे बाहर जो अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। जब आपका पेपर आए तो जो अपन ने यहाँ पढ़ा है उसके अलावा छोटे क्वेश्चन में आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। जो पढ़ रहे हैं अपन इसी में से आएगा, तो इनको भी आप ध्यान में रखते रहिए, साथ में पेन को भी रखते चलो, जिससे कि आप तुरंत इसको लिखते रहो और तुरंत आपको याद भी होता रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सब अच्छे से लिखना है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। जो लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सही है। यहाँ 1640 में जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद में देखो, तत्कालीन चित्रकारों के समक्ष कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ साथ भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रामायण आदि ग्रंथों का चित्र विषय प्रमुख विषय रहे। इस समय देखो, इस समय जो प्रमुख मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय थे वो अपन ने कल भी पढ़े थे, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन आप अच्छे से याद रखेंगे, इनको अच्छे से याद रखेंगे कि तत्कालीन जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, इस समय चित्रकारों ने कृष्ण की भाव लीला, कृष्ण की भाव लीला, कृष्ण की भाव लीला, इसको याद रखेंगे, कृष्ण की भाव लीला के साथ साथ भागवत पुराण, इसके साथ भागवत पुराण, इसके साथ गीत गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद आप देख लेंगे, गीत गोविंद भी है इसमें। इसके अलावा सूर सागर, सूर सागर, रामायण आदि, ये तो चित्रांकन थी। अगर अपन इनको और जैसे अपन नोट्स के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो अपन ने मोस्ट लिख लिए, जैसे कि भाई ज्यादातर पूछा जाता है कृष्ण की भाव लीलाओं से संबंधित अधिकतर चित्र राजस्थान की कौन से उपशैली में निर्मित किए गए, तो अपन लिख देंगे मेवाड़ शैली। इसलिए अपन ने ये नॉर्मल तरीके से पढ़ लिया। अगर नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इनको, विषय में राजस्थानी शैली के प्रमुख विषयों में, राजस्थानी शैली की उपशैली मेवाड़ शैली के प्रमुख विषयों में कृष्ण की लीलाओं, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक विषयों से संबंधित भी चित्रों का निर्माण किया गया। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया जो एक मुख्य विषय के रूप में जानी जाती है। इसके साथ साथ ही कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल गोपाल स्त्रियों आदि को भी मेवाड़ शैली में अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो यही विषय अपने 5 लाइन का हो गया। ऐसे अपन क्या करेंगे, तो अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ मोस्ट बात कि हाँ इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो सारा ही लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, एक बार बोल दो, देखो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या। देखो आगे 1638 में शहाबुद्दीन द्वारा 1648 सॉरी 1648 में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण, देखो 1648 में शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन आधा भैया शहाबुद्दीन 1648 में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण। देखो आगे अपन नोट्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो नोट्स में इसमें थोड़ी सी डिटेल आएगी। जैसे 1648 में शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण चित्रित की, जिसमें लगभग 126 या 123 के लगभग इसमें स्कंद बनाए गए हैं। स्कंद का मतलब अलग अलग चैप्टर, इन चैप्टरों की व्याख्या की गई है। चैप्टर में मेवाड़ शैली में कृष्ण से संबंधित चित्रों का भी उल्लेख किया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण के उपदेशों का भी चित्रांकन किया गया है। ऐसा कुछ है। अपने को याद रखनी है सिर्फ एक बात, 1648 में शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण चित्रित की थी। कब की थी, 1648 में। किसने की थी, शहाबुद्दीन ने। कब की, क्या क्या नाम था उसका, भागवत पुराण। और कहाँ की, मेवाड़ शैली में।
बस ये 4 पॉइंट याद रखेंगे इस बात का। 1648 में शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण और मेवाड़ में चित्रित की थी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा इसमें ये पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पर जोगिया रंग, लाल रंग, ठीक है, हरा और नीला रंग ज्यादा प्रयोग में किया गया था। जोगिया रंग, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, ये अच्छे से प्रयोग किए गए थे इसके अंदर, ये भी अपन ने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, देखो 1649 में मनोहर ने रामायण चित्रित की थी। रामायण चित्रित की थी मतलब रामायण के जितने भी किस्से उनको चित्र के रूप में चित्रित किया था। किसने? मनोहर ने। कब की थी? 1649 में मनोहर द्वारा चित्रित। 1649 में मनोहर ने रामायण चित्रित की थी। कहाँ? मेवाड़ शैली में। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि मेवाड़ शैली में जो रामायण चित्रित की गई थी वो किसने की थी? मनोहर ने। और इसी के साथ साथ मनोहर ने 1650-51 में, किसने? मनोहर ने। देखो ये मनोहर जो था ये मेवाड़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। और इसने मनोहर ने बहुत से ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया जो प्रारंभ में बने हुए थे लेकिन वो सिर्फ कहानी के रूप में प्रस्तुत थे। इसने चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है और चित्रों के रूप में प्रस्तुत करके यहाँ पर ग्रंथों का निर्माण इन्होंने किया है। ठीक है, तो 1650-51 में मनोहर ने, 1649 में रामायण, 1650-51 में गीत गोविंद। गीत गोविंद, ठीक है। तो 1650-51 में मनोहर ने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया? गीत गोविंद। कहां पे किया? मेवाड़ में। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे प्रधान विषयों के रूप में, मेवाड़ शैली के प्रधान विषयों के रूप में जो अपन ने पढ़े हैं वो विषय इसके प्रधान विषयों के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर 12 मासा, 12 मासा, ऋतु वर्णन, 12 मासा, ऋतु वर्णन आदि का भी चित्रांकन इसमें किया गया है। अपन ने नायक नायिका भी पढ़ा है इसमें, ये भी एक विषय के रूप में ही माना जाता है, ये याद रखें। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं उसको विषय में, नायक नायिका, नायक नायिका भेद। ठीक है, तो इस प्रकार अगर विषय की बात करें तो कृष्ण की भावलीला, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित चित्रों का निर्माण मेवाड़ शैली में अत्यधिक तरीके से किया गया। ये बात आप याद रखेंगे इसमें। देखो इसके अलावा बात करते हैं अपन कि प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन ये पढ़ा अपन ने, प्रसिद्ध चित्रकार था ये भी। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन ने भी 1655 में भ्रमर गीत की रचना की थी। 1655 में शहाबुद्दीन ही था और उसने क्या रचना की? भ्रमर भ्रमर गीत, भ्रमर गीत की रचना की। 1655 में शहाबुद्दीन ने भ्रमर गीत की रचना की। 1648 में शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण की रचना की। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये आप याद रखेंगे, इनमें से 101% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 101% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इनमें से। अभी मैं वापस भी रिपीट कर दूंगा इनको। ठीक है, तो एक मिनट देख लो, आप इनको पढ़ ही लो एक बार, अपन पढ़ ही लेते हैं इनको क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखो 1648 की बात करते हैं अपन, इसमें शहाबुद्दीन था, शहाबुद्दीन। इसके अलावा 1649 में मनोहर, ठीक है। फिर 1650 में भी, 50-51 में भी मनोहर, और 1655 में फिर आ गया शहाबुद्दीन। सीरियल वाइज याद करेंगे आप। 1648 में शहाबुद्दीन, 1649 में मनोहर, 1650 में, 50-51 में मनोहर, 1655 में शहाबुद्दीन। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अब वो ग्रंथ पढ़ेंगे अपन, देखना आप। ठीक है, शहाबुद्दीन ने किसकी रचना की? 1648 में किसकी रचना की थी? भागवत पुराण की, भागवत पुराण। 1649 में मनोहर ने किसकी रचना की? रामायण की। ठीक है, 1650-51 में मनोहर ने किसकी रचना की? गीत गोविंद की।
और 1655 में ही शहाबुद्दीन ने किसकी रचना की? भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत की रचना की किसने? शहाबुद्दीन ने। ये पॉइंट आप सारे याद रखेंगे, चारों के चारों पॉइंट याद रखेंगे कि 1648 में शहाबुद्दीन ने किसकी रचना की थी? भागवत पुराण की रचना की थी। 1648 में शहाबुद्दीन ने किसकी रचना की थी? भागवत पुराण की। 1649 में मनोहर ने रचना की थी किसकी? रामायण की। भागवत पुराण की थी शहाबुद्दीन ने, रामायण की थी मनोहर ने। भागवत पुराण की हुई थी 1648 में, रामायण की हुई थी 1649 में। ऐसे ही 1650-51 में मनोहर ने किसकी रचना की? गीत गोविंद की। और 1655 में शहाबुद्दीन ने किसकी रचना की? भ्रमर गीत की। इनमें से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, अभी कह दिया है मैंने, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जैसे रामायण की रचना, मेवाड़ में रामायण की सचित्र रचना किसने की? मनोहर ने। कब की? 1649 में। ऐसे किसी में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको मेरे हिसाब से। सही है, आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं इससे आगे थोड़ा सा कि जो मेवाड़ शैली है इसमें यहां तक अनेक राजा हुए और अनेक राजाओं के काल में अनेक चित्रकारी पनपती गई, लेकिन अपन ने सबकी राजाओं के समय की मोस्ट बात जो भी थी वो अपन ने पढ़ ली। इस समय किसका निर्माण हुआ, क्या हुआ, वो अपन ने सब पढ़ लिया है। तो अपन अब बात करेंगे किसकी? मेवाड़ शैली का ही एक अंग है जिसका नाम है नाथ द्वारा। आपने इसके बारे में बहुत सारा पढ़ लिया, इसके ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। नाथ द्वारा, ठीक है, इसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये सबको याद है, कहानी के रूप में मैंने बताया था आपको, सबको याद है नाथ द्वारा। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। देखो, नाथ द्वारा जो शैली है ये मेवाड़ की उप शैली है। सबसे बड़ी बात याद रखना, उप शैली है किसकी? मेवाड़ की। मेवाड़ की उप शैली है। इसके अलावा इसमें इसका निर्माण किसने किया? इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? महाराजा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह के समय इसका निर्माण हुआ। नाथद्वारा शैली पनपी किसके समय? राज सिंह के समय। राज सिंह ने नाथद्वारा में किसकी स्थापना की थी? किसकी? गोवर्धन से पधारे, गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की। गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी। और कहां की थी? उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहा? सिहाड़ नामक जंगलों में। उदयपुर में कहा? सिहाड़ नामक जंगलों में। उदयपुर में कहा की थी? सिहाड़ नामक जंगल में। नाथद्वारा शैली है, मेवाड़ की उपशैली है। महाराणा राज सिंह ने इसकी स्थापना की थी और गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया था। कहाँ किया? उदयपुर में सिहाड़ नामक जंगलों में। और तब से इस क्षेत्र को, इस सिहाड़ नामक जंगलों के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाथ द्वारा का नाम से जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पिछवाई चित्र बनाए जाते हैं। इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि यहाँ पर पिछवाई चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई चित्र क्या होते हैं कि श्रीनाथ जी जो हैं, श्रीनाथ जी जो हैं, इनकी मूर्ति है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है इसके पीछे पर्दे पर या दीवार पर, पर्दे पर या दीवार पर श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीलाएं चित्रित की जाती हैं। श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीलाएं चित्रित की जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाई चित्र कहा जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवार पर कृष्ण से संबंधित बाल लीलाओं को चित्रित किया जाता है, जिसे पिछवाई चित्र कहा जाता है। और इस पिछवाई चित्रों के कारण ही आज नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है, क्योंकि ये लघु चित्र बनाए जाते हैं। एक पर्दे पर पूरी श्री कृष्ण की बाल लीला को चित्रित कर दिया जाता है, तो इसलिए ये लघु चित्र होते हैं, लघु चित्र।
इसलिए इसको पिछवाई लघु चित्र भी कहा जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर पिछवाई चित्र ज्यादा बनते हैं। पिछवाई चित्र क्या होते हैं, ये पूछा जाता है कई बार, पिछवाई चित्र किसे कहते हैं श्रीनाथ जी की, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक बार तो आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरएएस 3 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवार पर चित्रित की जाने वाले श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीलाओं को तो जो चित्रित किया जाता है उन्हें लघु चित्र, पिछवाई लघु चित्र कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। यहां तक किसी को कोई समस्या है? सर एक बार वापस समझाने नाथ द्वारा। देखो नाथ द्वारा क्या है, एक बार नाथ द्वारा अच्छे से देख लेते हैं फिर। देखो नाथ द्वारा से हाँ सुनो, नाथ द्वारा जो शैली है ये मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ की उपशैली है नाथ द्वारा शैली, इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना महाराणा राज सिंह के समय हुई। इसकी स्थापना महाराणा राज सिंह के समय हुई। कहां पे स्थापित किया गया इसको? उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगल में। कहां स्थापित किया गया इसको? उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगल में। आगे देखो, नाथ द्वारा क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यहां पर पिछवाई चित्र बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यहां पर पिछवाई चित्र बनाए जाते हैं। और पिछवाई चित्र बनाए जाते हैं। श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित होने पर इस क्षेत्र को नाथ द्वारा कहा जाने लगा। श्रीनाथ जी की मूर्ति यहां स्थापित हुई, कहां? उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगलों में। तभी से इस क्षेत्र को, सिहाड़ नामक जंगलों के क्षेत्र को, उदयपुर के जंगली क्षेत्र को क्या कहने जाने लग गया? नाथ द्वारा क्षेत्र कहा जाने लग गया। और यहां पर होने वाली चित्रकारी को नाथ द्वारा शैली कहा जाने लगा। ठीक है, यहां पर जो होने वाली चित्रकारी है उसको क्या कहा जाता था? नाथ द्वारा से। आगे देखो, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र जो मूर्ति के, श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे लगे पर्दे पर चित्रित किए जाते थे। चित्रित किए जाते थे, जिन्हें पिछवाई चित्र कहा जाता था। अपन ने ये पॉइंट लिखे हैं, इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा आपको। ये पॉइंट लिख दिए इनसे बाहर। कभी भी कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई सा बोर्ड एग्जाम हो जिसमें पिछवाई चित्र नाथ द्वारा शैली के बारे में पूछा जाता है,
उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अपने सिलेबस में तो कुछ भी नहीं, अपने जो सिलेबस है 12th का सिलेबस है, इसमें तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेवाड़ की उपशैली है नाथद्वारा शैली। महाराणा राज सिंह के समय हुआ था नाथद्वारा शैली का निर्माण। और महाराजा जो राज सिंह थे उन्होंने उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगलों में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित करा था। और उस समय क्या, जिस समय औरंगजेब कट्टर था, औरंगजेब उस समय मंदिरों का विनाश कर रहा था, उस जिस समय औरंगजेब चित्रित किए हुए चित्रों को सफेदी से पुतवा रहा था, मंदिरों को तुड़वा रहा था, ऐसे समय में भी महाराजा राज सिंह ने किसकी स्थापना कर दी थी? उदयपुर में सिहाड़ा नामक जंगलों में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था, भव्य मंदिर बना के और भव्य यज्ञ करवाकर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर पिछवाई चित्रों का निर्माण किया जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने से इस क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ, और इस क्षेत्र को श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने के बाद में इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लग गया? नाथ द्वारा कहा जाने लग गया। यहाँ पर होने वाले चित्र को नाथ द्वारा शैली कहते हैं। यहाँ पर जो भी चित्रकारी होती है उसको नाथ द्वारा शैली कहा जाता है। और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से संबंधित जो चित्र हैं, कृष्ण लीला से जो संबंधित चित्र हैं, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवार पर चित्रित किए जाते हैं, जिसे पिछवाई चित्र कहा जाता है, पिछवाई चित्र कहा जाता है। ठीक है, अब किसी को कोई समस्या है? नो सर। अच्छा, किसी को कोई समस्या नहीं, चलो अब तो समझ में आ गया। इसके अलावा प्रतापगढ़ शैली है, जो प्रतापगढ़ शैली के अंदर ज्यादा नहीं पूछा जाता है आप लोगों को। मैंने बताया था एक विषय याद रखने, इसके सामाजिक और ऐतिहासिक धार्मिक विषयों से संबंधित। श्री कृष्ण के थोड़े से कम चित्र बने इसमें, लेकिन अपने को विषय तो वही लिखने पड़ेंगे क्योंकि मेवाड़ में ही आता है। अगर पर्सनली प्रतापगढ़ के बारे में पूछ लिया जाए तो अब धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चित्रों का निर्माण यहाँ पर ज्यादा किया गया था। और यहाँ पर भित्ति चित्रों का ज्यादा निर्माण हुआ। कौन चित्र? भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों का ज्यादा निर्माण हुआ, भित्ति चित्रों का। और धार्मिक, ऐतिहासिक चित्र ज्यादा बने। बस ये दो ही बात यहाँ पर याद रखना प्रतापगढ़। इससे ज्यादा आपको प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेवाड़ शैली लगभग पूरी, हाँ देखो नाथ द्वारा शैली था, इसका स्वर्णकाल ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, और इसका स्वर्णकाल कोई माना भी नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछ ले तो राज सिंह ही होगा, क्योंकि राज सिंह के समय में ही सबसे ज्यादा यहाँ चित्र का निर्माण हुआ था। क्योंकि उस समय क्या था, जैसे स्वर्णकाल इसलिए कह सकते हैं अपन क्योंकि गोवर्धन से जब श्रीनाथ जी की प्रतिमा लेकर आए थे पुजारी जी और यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो पुजारी जी ने कहा मथुरा में, गोवर्धन में, इनको गोवर्धन में जहां से मूर्ति लेकर आए थे वहां के और भी तो पुजारी थे लोग, तो उनको सूचना दी थी उन्होंने कि यहाँ पर मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ के उदयपुर क्षेत्र में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है, यहाँ पर भव्य यज्ञ हो रहा है, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो वहां से गोवर्धन पर्वत से, गोवर्धन जो मथुरा है वहां से लोग आते हैं यहाँ उदयपुर में, और यहाँ जब लोग आते हैं क्योंकि यज्ञ था और श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, तो वहां से जो लोग आए थे उनमें ऐसे बहुत से चित्रकार भी थे जो वहां मथुरा में भी श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे चित्र बनते थे, उनमें चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो वो चित्रकार भी सारे कहाँ आए? यहाँ में उदयपुर में आए, और उस समय लगभग सैकड़ों चित्रकार वहां से आए थे, और उन्होंने यहाँ आकर श्रीनाथ जी के प्रतिमा के पीछे चित्र बनवाए थे। और पर्दे, खूब से पर्दे, ऐसे एडवांस पर्दे बनाए गए थे कि ये पर्दा खराब हो तो दूसरा आप लगा सकते हो, चित्रित करके। तो उस समय सबसे ज्यादा चित्रों का निर्माण हुआ था राज सिंह के समय में, क्योंकि राज सिंह के समय दूर दूर से चित्रकार आए और वहां पर चित्रकारों का निर्माण किया, यहाँ चित्रों का निर्माण किया। तो इस समय को राज सिंह को ही स्वर्णकाल कहा जा सकता है। मैंने पूरी डेफिनेशन बता दी है, क्योंकि इसमें आपकी बुक में ये है नहीं, इसलिए कभी आप किसी के सामने कहो और वो सवाल कर दे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप पूरी ये बात बोल सकते हैं जो मैंने कहा है कि मथुरा से ऐसे सैकड़ों के लगभग चित्रकार आए, तो यहाँ आकर उन्होंने अलग अलग चित्रकारी की, चित्रकारी करके मेवाड़ शैली में स्थापित किए और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे के पर्दों पे चित्रकारी की। तो इस समय राज सिंह के समय सैकड़ों चित्रकार बाहर से आए थे और उन्होंने चित्रकारी की थी, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा जा सकता है। और कोई समस्या? और कोई समस्या? नो सर। मारवाड़ से देखो, जैसे उदयपुर पहाड़ों से प्रसिद्ध है, पहाड़ों का एरिया है उदयपुर, झीलों की नगरी है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। वैसे ही मारवाड़ क्षेत्र आता है, इसमें सबसे पहले आता है जोधपुर, और यहाँ पर भी चित्रकारी के अशेष कार्य मिले हैं, बहुत से कार्य मिले हैं जिनको अपन
ऐसे देख सकते हैं कि ऐसी सुंदर चित्रकारी भी हो सकती है, ऐसी सुंदर चित्रकारी का निर्माण भी यहाँ हो सकता है। ये बहुत से चित्रकारी का निर्माण हुआ था जोधपुर शैली। ठीक है, देखो जोधपुर पढ़ने से पहले एक बार बता दूं आपको मैं, क्योंकि अपने पास 1 ही मिनट बचा है। मेवाड़ शैली जो अपन ने पढ़ी है, इसकी 2-3 पॉइंट रह गए। ये जोधपुर शैली, क्योंकि इसकी मैं विशेषता बताने वाला था, इसलिए मुझे विशेषता की बात याद आई कि इसमें विशेषताएं रह गई हैं। तो वो विशेषताएं अपन कल पढ़ेंगे, लगभग 2 या 3 पॉइंट होंगे, और 2-3 पॉइंटों में विशेषताओं में क्या है, जैसे एक पॉइंट विषय का आ जाएगा, दूसरा पॉइंट चित्रकारों का आ जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा विशेषताओं का आ जाएगा। ऐसे 5 पॉइंट पढ़ेंगे अपन, लगभग 5 पॉइंट। तो वो कल पढ़ेंगे अपन, मेवाड़ शैली की विशेषताएं। और मारवाड़ शैली अपन पढ़ेंगे कल ही, मारवाड़ शैली शुरू कर देंगे कल ही, क्योंकि ये तो सिर्फ 5-10 मिनट का काम है। उसके बाद में अपन कौन से पढ़ लेंगे, मेवाड़ से मारवाड़ शैली।